चलो दोस्त, हमारा जो आज का जो लेक्चर है क्लास 12 का जो केमिस्ट्री होता है उसी का चैप्टर 4, जिसको हम लोग कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। देखो मेरे दोस्त, कोई कोई बुक में अभी जो न्यू सिलेबस जो हुआ है बिहार बोर्ड के छोड़ के सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, चाहे अदर बोर्ड की बात कर लो, तो उसमें चैप्टर 3 ही है ऐसे करके, ठीक है ना। लेकिन ऐसे जो पहले के जो पैटर्न चलता था, जो बिहार बोर्ड का अभी भी पैटर्न बना हुआ है, उसकी बात करें वो चैप्टर 4 है, जिसका नाम है आपका रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स। न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये चैप्टर 3 है। ऐसे बुक के अनुसार जो पहले का पैटर्न जो चलता आ रहा है पहले से और अभी भी जारी है बिहार बोर्ड में, उस पैटर्न के अनुसार हमारा चैप्टर 4 है रासायनिक बलगतिकी। आपने समझा होगा इस चीज को मैंने क्या बोला। चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर 4 केमिस्ट्री का, जिसका आपको लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर यानी कि इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर यानी कि वीबीआई जिसको कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया है। क्योंकि इसका जो भी डेरिवेशन था, इस चैप्टर का जो भी डेरिवेशन है यानी कि जो भी थ्योरी 5 नंबर में आने वाला थ्योरी जो होता है, उसका मैं क्लास ले चुका हूँ, ठीक है ना। उसको नहीं देखे जाकर जरूर देख लीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए लेक्चर को शुरू करने के प्रयास करते हैं और आपको समझाने के प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको इस चैप्टर का आता है कि अभिक्रिया का वेग क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, अभिक्रिया की वेग की बात करें, तो अभिक्रिया का वेग को बार बार हम इस चीज को उपयोग करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो समय के साथ अभिकारक और प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया के वेग कहलाता है। देखिए, कोई भी अभिक्रिया होता है, कोई भी रिएक्शन होता है, तो उसमें दो चीज होता है। एक तो अभिकारक होता है, जो अभिक्रिया के क्रिया में भाग लेता है, उसको अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, उसको प्रतिफल कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया होने के बाद जो प्राप्त होता है, उसको प्रतिफल कहते हैं, जिसको उत्पाद भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कहा समय के साथ यानी कि समय के साथ अभिकारक और प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन। आपको ये चीज पता है समय के साथ, जैसे कि हम कोई चीज ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई चीज। देखो, मान ले हम 1 किलो आटा ले लेते हैं, ठीक है ना। 1 किलो आटा, 1 केजी आटा गूंथ कर हम उसको क्या बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, रोटी, ठीक है ना, रोटी। अब देखो, समय जब जीरो होगा तो यह आटा क्या होगा। अगर जब समय टाइम अगर जीरो हो, टाइम टी बराबर अगर मान लेते टी बराबर हमारा जीरो हो, ठीक है ना, तो हमारा 1 केजी जो आटा है इधर रहेगा, अभिकारक के रूप में रहेगा। प्रतिफल आपका जीरो होगा। जितना समय बढ़ता जाएगा, मान ली समय अगर 5 मिनट 5 सेकेंड हो, 5 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, यह आटा घटता जाएगा, इसमें घटता जाएगा और अब प्रतिफल बढ़ता जाएगा, यानी कि दोनों में परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं कि यह घटेगा तो वो बढ़ेगा, नहीं। ये घटेगा तो भाई घट के कहाँ गया, प्रतिफल में बदला। मान लीजिए 900 ग्राम हुआ, 900 ग्राम अगर मान लेते हैं, ये 900 ग्राम बचा, ये केजी में ग्राम में है। अब तो यहाँ पे एक रोटी बन गया, एक रोटी बन के तैयार है। यानी कि परिवर्तन जैसे समय बदला, पहले जीरो था कोई दिक्कत नहीं, जैसे समय बदला तो इसका भी परिवर्तन हो गया, इसका भी परिवर्तन हो गया। पहले रोटी क्या था, जीरो, अब क्या हो गया, वन। यानी कि सिंपल है, अभिकारक और प्रतिफल के सांद्रण में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। और इसका ये सही मात्रक जो होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। इसको याद रखिएगा, बार बार आपके एग्जाम में पूछता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अभिक्रिया का औसत वेग क्या है। देखिए, अभिक्रिया का तो वेग पढ़ लिया, लेकिन औसत वेग क्या है, ठीक है ना। औसत वेग की बात करता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जो आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, समझिए इस चीज को, ठीक है ना। तो निश्चित समय अंतराल में, देखिए निश्चित, यहाँ पे समय अंतराल फिक्स होगा, क्योंकि औसत वेग ज्ञात कर रहे हैं, तो वहां पे समय को, टाइम को ऑलरेडी फिक्स कर दिया जाता है। जो समय होता है ना, उस समय को ऑलरेडी फिक्स कर दिया जाता है कि 5 मिनट या 5 सेकेंड के लिए, ये 10 सेकेंड के लिए, क्योंकि हम समय को मेजरमेंट सेकेंड में ही करते हैं, तो मान लेते 10 सेकेंड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल के बाद या निश्चित समय अंतराल बाद सांद्रता में हुए परिवर्तन, यानी कि निश्चित समय अंतराल के बाद, निश्चित समय अंतराल के बाद, ठीक है, सांद्रता में हुए परिवर्तन यानी कि जो सांद्रण है उसमें हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। यानी कि निश्चित समय अंतराल बाद सांद्रण किसके, अभिकारक और प्रतिफल के सांद्रण में हुए परिवर्तन को अभी क्या, औसत वेग कहते हैं। बस यहाँ पे समय फिक्स कर देता है। और रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, अभिक्रिया के वेग में समय फिक्स नहीं रहता है, तो कहता है समय में किसी आने के समय, सीधा कहता है किसी समय, यानी कि किसी आने के समय, सिंपल कहता है समय के साथ, समय के साथ अभिकारक और प्रतिफल के
परिवर्तन के दर ही क्या कहलाता है, परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। लेकिन आपको औसत वेग वैसे नहीं कहता है, औसत वेग कहता है कि निश्चित समय अंतराल में या निश्चित समय अंतराल के बाद विकारक और प्रतिफल के सांद्रण में हुए जो भी परिवर्तन होगा, परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग को हम लोग आर बराबर डी अपॉन डी टी लिखते हैं, जो आपका डी अपॉन डी टी, ठीक है ना, आर बराबर रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा है, आर बराबर डी अपॉन डी टी हो जाएगा। इसको हम लोग दर्शाते हैं डी अपॉन डी टी के माध्यम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अभिक्रिया का तत्कालीन वेग क्या है। देखिए तत्कालीन वेग, अभिपन्न अभिक्रिया का वेग जो समय के साथ अभिक्रिया का प्रतिफल में हुए परिवर्तन को ही हम लोग अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का औसत वेग, अभिक्रिया का औसत वेग क्या है, तो सिंपल है, तो किसी निश्चित समय अंतराल में या अंतराल के बाद अभिकारक और प्रतिफल में जो हुए परिवर्तन, यानी कि अभिकारक और प्रतिफल के समांतर में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। अब आपका आ गया तत्कालीन वेग, ठीक है ना। तत्कालीन वेग यानी कि तत्कालीन वेग क्या कहता है, तो ये कहता है किसी निश्चित समय पर, यहाँ पे निश्चित समय है, अभिक्रिया के वास्तविक वेग को, यानी कि किसी निश्चित समय, इसका भी समय फिक्स है, तो किसी निश्चित समय की अभिक्रिया के वास्तविक वेग, क्या का अभिक्रिया का वास्तविक, अभिक्रिया का तत्कालीन वेग कहलाता है। वास्तविक मतलब रियल, ठीक है ना, वास्तविक मतलब रियल वेग, ठीक है, वही कहता है। तो किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया के वास्तविक यानी कि रियल वास्तविक वेग को ही अभिक्रिया का तत्कालीन वेग कहा जाता है। अभिक्रिया के तत्कालीन वेग कहा जाता है। तो तत्कालीन वेग बराबर क्या होता है, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, लिमिटेशन डेल्टा टी बराबर 0, ये लिमिटेशन के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। याद रखना, निश्चित समय अंतराल में अभिक्रिया के वास्तविक वेग को अभिक्रिया को तत्कालीन वेग कहा जाता है। डिफिनेशन बहुत इजी आपको याद करने है, और याद रखना इतना इजी डिफिनेशन सिर्फ केकेजी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए आप ज्वाइन कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिए एक बार आप, ठीक है। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, और यह क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में आएगा कि यहाँ पे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। देखिए कोटि क्या होता है, कोटि मतलब ऑर्डर, ऑर्डर है क्या, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में, ध्यान मैंने कहा किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में जो अभिकारक के घातों का योग होता है उसको अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे कि मान लें हमारा वेग, रेट ऑफ रिएक्शन वेग समीकरण मान लेते हैं, वेग समीकरण बराबर के ए के पावर 2, ठीक है। मैं ए के पावर कुछ भी लिख सकते हैं, 2 ले, बी के पावर क्या ले लेते हैं, 5 ले ले, कुछ भी ले सकते हैं, तो सी के पावर कुछ भी 0। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण, आपका ये वेग समीकरण हुआ, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में जो अभिकारक के घात, अभिकारक क्या है, ए की पावर 2 है, घात क्या है, डिग्री मतलब घात मतलब डिग्री, ये 250, अभिक्रिया का कोटि क्या होगा, तो 2 प्लस 5 प्लस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। वही कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में जो अभिकारक के घातों का जो योग होता है उसको अभिक्रिया के कोटि कहते हैं। अब बताओ अभिक्रिया का कोटि कितना हो गया, 7। तो इस वेग समीकरण के लिए अभिक्रिया कोटि 7। उसी प्रकार से कहा गया है तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में जो अभिकारक के घातों का योग अभिक्रिया का कोटि कहलाता है। जैसे कि मान लें हमारा दर, यानी कि दर जो वेग होता है, रेट होता है के ए के पावर एम बी के पावर एन, तो अभिक्रिया के कोटि क्या होगा, एम प्लस एन, क्योंकि इसका घात एम है, इसका एन है, एम प्लस एन हो जाएगा। एम प्लस एन ये क्या होगा, अभिक्रिया का वेग कहलाएगा, यानी कि अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। तो अभिक्रिया की कोटि, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर के बराबर, अभी जस्ट आपको मान लें यानी कि वेग बराबर या रेट बराबर दर बराबर जो कहना है कह सकते हैं, वेग या दर वही चीज है। वेग बराबर के ए के पावर 2, ए के पावर 1, बी के पावर 2 कर दिया जाए। पूछा जाए अभिक्रिया के वेग क्या है, अब सॉरी अभिक्रिया का कोटि क्या है, तो अभिक्रिया का कोटि क्या होगा, तो कोटि बराबर कितना हो जाएगा, कोटि बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो अभिक्रिया कोटि कितना आ गया, 3 आ गया। तो चीज समझ में आया। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में जो अभिकारक के घातों का जो योग होता है अभिक्रिया के कोटि कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर के ए के पावर एम एन बी के पावर एन, तो अभिक्रिया का कोटि क्या हो सकेगा, एम प्लस एन। अगर एग्जाम्पल ले ए के पावर 1 बी के पावर 2, अब 1 की जगह 2, 2 की जगह 3, कुछ भी हो सकता है, बस उसके घात को जोड़ दीजिए, जितना आ जाएगा वो अभिक्रिया कोटि आ जाएगा, ठीक है ना।
चलो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपर कोर्स चल रहा है, टॉपर बैच चल रहा है, उस टॉपर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। या कोई कोई बच्चा अगर केवल पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं वो भी ले सकता है, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, देखिए कोटि आपने जान गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी। देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण में घातों का योग अगर 1 आए, सिंपल है। मान लेते हैं अभिक्रिया का ये रेट ऑफ रिएक्शन है, मान लो दर है, हमारा वेग है, ठीक है। तो अभिक्रिया के घातों का योग, ये घात जो है घात का योग करेंगे, अगर वैल्यू 1 आ गया तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अगर 0 आ गया तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, 2 आ गया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, 3 आ गया तृतीय कोटि की अभिक्रिया। सिंपल है, डिफिनेशन बहुत इजी है। वही कहा किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में जब अभिकारक के घातों का योग 1 हो, यानी कि एक हो, एक हो, यानी कि योग एक हो तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। डिफिनेशन कोटि ही है। अभिक्रिया कोटि क्या है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक को घातों का योग हमारा अभिक्रिया कोटि कहलाता है। सेम है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक के घातों का योग अगर 1 हो तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य हो तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, 2 हो तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। सिंपल, ठीक है। तो के बराबर ए के पावर 1 बी के पावर 0, तो अभिक्रिया का कोटि क्या हो जाएगा? 0 + 1 = 1, तो ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। देखिए संक्रियन ऊर्जा क्या है? संक्रियन ऊर्जा बहुत बार एग्जाम में आता है। संक्रियन ऊर्जा क्या होता है? देखिए सिंपल, कोई भी काम होता है, अगर कोई भी अभिक्रिया होता है तो कुछ ऐसे समय आता है जो बीच में फंस जाता है। जैसे कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखो अभिक्रिया, देखो बहुत इजी है केमिस्ट्री पढ़ना अगर चाहो तो। देखिए हम चावल को पानी में डालते हैं तो वहां पे क्या चीज उपयोग है? चावल और पानी। उसको क्या करते हैं? गर्म करते तो फिर भाप बनता है। ये भी एक प्रकार के केमिस्ट्री का ही रिएक्शन ही है, लेकिन हम लोग इसको जानते हैं। अगर हम चावल, ठीक है ना, क्या होता है? चावल प्लस पानी, चावल प्लस पानी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हम अभिक्रिया करते कैसे? डेल्टा, अगर डेल्टा अगर यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब इसको हीट कर रहे हैं, मतलब इस चावल और पानी को गर्म करने, मतलब डेल्टा, डेल्टा का उपयोग करते हैं। ये डेल्टा है, त्रिभुज की तरफ डेल्टा है, तो बनेगा क्या? भात बनेगा। सीधा हम भात लिखेंगे क्योंकि हम भोजपुरिया भात लिखेंगे। अगर चावल लिखेंगे समझ में ना आएगा, ठीक है ना। भात, भात बना। लेकिन कुछ ऐसे समय आया होगा जब गर्म किए होंगे हम इसको, चावल और पानी को, फिर आधा पका होगा, मतलब मध्यवर्ती, मध्य मतलब बीच का, और उसमें जो ऊर्जा लगा होगा, क्योंकि जब चावल भात बनाने में और इसको इसको बीच गर्म करते हैं, डेल्टा का उपयोग करिए हैं। अगर डेल्टा जो गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे समय आया होगा जो चावल आधा पक चुका होगा, भात आधा बन चुका होगा, आधा कच्चा होगा, आधा पक गया होगा। और उस आधा पकने में जो ऊर्जा, जो एनर्जी, जो हीट उसमें उपयोग हुआ, उसी को मध्यवर्ती, उसी को हम संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। डिफिनेशन देखो, तो अभिकारक से मध्यवर्ती, अभिकारक क्योंकि यह आपका अभिकारक है, यह आपका दोनों चीज अभिकारक हुआ, यह आपका अभिकारक है। क्योंकि अभिकारक कौन होता है? तो समीकरण में जो भाग लेता है, तो भाग चावल और पानी लिया है, बना क्या है? भात, ठीक है। तो चावल और पानी क्या है? अभिकारक है। यह क्या है? प्रतिफल है। यह आपका प्रतिफल हुआ, ठीक है ना, प्रतिफल। क्योंकि जो बनता है वो प्रतिफल या उत्पाद कहलाता है। कोई कहता है किसी रसायन अभिकारक के, अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में, मध्यवर्ती मतलब बीच, आधा पकने के निर्माण में, तो मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा, भाई आधा जो पका, चावल आधा पकेगा तो कुछ ना कुछ ऊर्जा लगा, ऐसी ही थोड़ी पक गया। तो आवश्यक ऊर्जा को हम लोग संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। आपको मैं डिफिनीशन के तौर पे बहुत इजी समझाया, लेकिन ये जो एग्जांपल लिया, ऐसा एग्जांपल लिया जो आपने इस चीज से मतलब वाकिफ है, इसी वजह से मैं ऐसा एग्जांपल लिया। एग्जांपल के तौर पे हम कुछ भी ले सकते थे, ठीक है ना। सिंपल अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा को संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा क्या, आप समझ में आया क्या? मध्यवर्ती क्या समझ में आया? मध्यवर्ती में मध्य मतलब बीच होता है, ठीक है। इसी को संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। अगर हम बात करें, एक आर्हेनियस समीकरण होता है, उसमें क्या होता है? के बराबर, आर्हेनियस समीकरण में के बराबर होता है ई के पावर माइनस ए अपॉन आर टी। जहां पे आपका ये क्या है? ये आपका संकीर्ण ऊर्जा होता है, ठीक है ना।
और के क्या होता है? वेग स्थिरांक होता है। और यह समीकरण आपका होता है आर्हेनियस समीकरण, जो आपके एग्जाम में पूछता है आर्हेनियस समीकरण क्या है, ठीक है ना? आर्हेनियस समीकरण के बराबर ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है। यह सूत्र जरूर याद रखिएगा, जहां पे आपका ई ए जो होता है संकीर्ण ऊर्जा का कार्य करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, दिलही ऊर्जा क्या है? देखिए दिलही ऊर्जा, दिलही समझिए, दिलही ऊर्जा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, ऊर्जा का वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के पास होता है, जैसे कि देखिए हर एक अभिकारक और प्रतिफल आपने समझा, जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक है, जो बनता है वो प्रतिफल है। तो अभिकारक जैसे कि हम देखिए Na प्लस Cl माइनस, ठीक है ना, बनता क्या है? NaCl, ठीक है। सॉरी गाइज, बनता क्या है? NaCl। देखो ये सोडियम क्लोराइड है, बेसिकली जो हम नमक उपयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड को नमक कहते हैं, नमक ही है। आपने खाया होगा सोडियम क्लोराइड, खाते होंगे भी, नमक जो खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। सोडियम प्लस क्लोराइड, देखो यह हमारा अभिकारक है, यह हमारा प्रतिफल है, यह हमारा क्या है? अभिकारक है, यह हमारा प्रतिफल है। तो इसके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होता है, ऐसा नहीं कि कुछ ना ऊर्जा जरूर है, हर एक चीज के पास ऊर्जा होती है। वही कहा, ऊर्जा का वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होता है। अभिकारक के अणु सोडियम है, क्लोराइड है। अभिकारक के अणु के पास जो अणु है, वो अणु नहीं, अणुप्रीति की बात नहीं कर रहे हैं, अणुआ प्रीतिया की बात नहीं कर रहे थे हम, यहाँ पे अणु, अणु परमाणु आयन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहा ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, वह छोटी से छोटी मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होता है। जो अभिकारक के अणु हमारा सोडियम है, यहाँ पे क्लोराइड है, इसके पास जो भी एनर्जी है, वह न्यूनतम एनर्जी, वह न्यूनतम मात्रा, यार वह न्यूनतम, न्यूनतम मतलब बहुत छोटा सा, मतलब बहुत कम ऊर्जा इसके पास है, उसी को हम लोग दिलही ऊर्जा कहते हैं। तो वह यानी कि न्यूनतम ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होता है, उसे हम दिलही ऊर्जा कहते हैं। आपने समझा इस चीज को बहुत ही सीधा। चलो 8 नंबर क्वेश्चन आपके क्या है? छद्म एकानविक अभिक्रिया क्या है? भी बहुत बार बार एग्जाम में आता है कि छद्म एकानविक अभिक्रिया क्या है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो देखने में उच्च कोटि के होता है, लेकिन मतलब देखने में उच्च कोटि का प्रतीत होता है, लेकिन वह न्यूनतम कोटि के होते हैं। मतलब देखिए कुछ कुछ ऐसे चीज होते हैं कि देखने में बहुत अलग होता है, और जब उसके पास आइएगा, जैसे कि चांद, चांद आपको देखने में चांद बहुत खूबसूरत है, लेकिन चांद की तरह चांद से सब कुछ तुलना कर देता है, लेकिन चांद पर बहुत गड्ढा है, चांद बहुत उबड़ा खबरा है, कोई चिकना नहीं है। तो देखने में सुंदर लगता है चांद, लेकिन चांद पर जाओगे तो पता चलेगा कि चांद भाई इतना ही लगता क्या है, कोई कोई देखिएगा लड़की लोग के बहुत खुद खुदा जाता है, एकदम गाल उल खुदा है ना, जैसे कि उबड़ खाबड़ हो जाता है, उसी तरह चांद है। लेकिन चांद से तुलना कर देते हैं किसी का भी चांद जैसा मुखरा, ठीक है। वही कहता है कि देखने में क्या होता है? उच्च कोटि का प्रतीत होता है, लेकिन वो क्या होता है? निम्न कोटि का होता है। किंतु यह अभिक्रिया निम्न कोटि का होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो देखने में उच्च कोटि का प्रतीत होता है, मतलब देखने में उच्च कोटि को लगता है, उच्च कोटि की तरह लगता है, लेकिन किंतु यह निम्न कोटि का होता है, उसी को हम लोग छद्म एकानविक अभिक्रिया कहते हैं। देखो आपको समझ में आ रहा होगा, डिफिनीशन अगर प्यारा लग रहा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वेग स्थिरांक क्या है? बार बार एग्जाम में आता है, वेग स्थिरांक क्या है? वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वह वेग है जब अभिकारक को सांद्रण इकाई हो जाए, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। जिसे समझिए वेग स्थिरांक क्या है? वेग स्थिरांक समझिए, वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वह वेग है। अभिक्रिया समझ रहे हैं? अभिक्रिया में, अभिक्रिया कोई चीज का अभिक्रिया करते हैं जिसमें अभिकारक और प्रतिफल का उपयोग होता है, अभिकारक जो प्रतिफल के रूप में बदलता है। वो कहा वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वह वेग है, वह रेट है जब अभिकारक का सांद्रण, जो अभिकारक का सांद्रण करेंगे, क्या हो जाए? इकाई हो जाए। इकाई मतलब बहुत कम हो जाए, क्योंकि जब कुछ भी बनता है, एक सिचुएशन ऐसा आता है कि वो पूरी तरह वो बन चुका होता है। जैसे कि हम अभी कुछ चीज, जैसे कि आटा और चावल की बात कर रहे थे, तो क्या होता है? जैसे रोटी बनता है, तो पहले हम लोग आटा गूंथते हैं, ठीक है ना, आटा आटा गूंथते हैं, उसके बाद रोटी बनता है, ठीक है ना। एक समय ऐसे आता है कि आटा आपका जीरो हो जाता है, रोटी पूरा बन चुका होता है, रोटी आपका केवल बन चुका होता है। तो देखो वही कहा अभिकारक, अभिकारक क्या है?
आपका आटा अभिकारक है, प्रतिफल रोटी है। तो आपका एक सिचुएशन ऐसा होता है कि इकाई मतलब एक हो जाए, मतलब इकाई मतलब एक, या ऐसा सिचुएशन जीरो हो जाता है, रोटी पूरा बन चुका होता है, यह अभिकारक है। तो वही कहा कि आपको वेग स्थिरांक अभिक्रिया की वह वेग है जब अभिकारक का सांद्रण, जो अभिकारक का सांद्रण हुआ, अभिकारक का सांद्रण इकाई मतलब बहुत कम हो जाए, इकाई मतलब एक होता है, इकाई हो जाए मतलब एक हो जाए, एक हो जाए, सीधा समझिए, एक हो जाए, एक हो जाएगा यानी कि कुछ ना कुछ प्रतिफल में चेंज हो गया, सांद्रण पूरा प्रतिफल में चेंज हो गया, बस एक बचा हुआ है, इकाई हो जाए, वेग स्थिरांक कहलाता है। और वेग स्थिरांक बराबर क्या होता है, सांद्रण परिवर्तन और समय, क्योंकि सांद्रण परिवर्तन और इसमें समय भी लगेगा, ऐसा नहीं कि समय ऐसे, तो सांद्रण परिवर्तन अपॉन समय या अभिक्रिया का वेग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे दोस्त, क्या है। देखिए आपको वेग स्थिरांक के लिए सबका अलग अलग वेग स्थिरांक होता है, मैं आपको जान, यहाँ पे 3 है जिसमें से 2 नंबर फिक्स है, ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक होता है वो समय इनवर्स होता है, याद रखना, ये बार बार एग्जाम में आता है, समय, समय इनवर्स होता है या पर सेकेंड कह सकते हैं, ठीक है ना। सीधा होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक समय यानी कि सेकेंड इनवर्स, जिसको हम टाइम समय इनवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए शून्य कोटि का अभिक्रिया जो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है ना। और द्वितीय कोटि का अभिक्रिया क्या होता है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। सिंपल होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। ये तीनों में से याद रखना है, तीनों में से फिक्स है, आपको एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आएगा, ठीक है। और जहां पे प्रथम कोटि अभिक्रिया चाहे द्वितीय कोटि अभिक्रिया चाहे आपको शून्य कोटि अभिक्रिया पूछेगा तो वहां पे ये जरूर लिखना वेग स्थिरांक। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समय इनवर्स होता है जिसको सेकेंड इनवर्स कह सकते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अभिक्रिया की आणविकता क्या है। देखिए आणविकता बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की आणविकता होता क्या है, ठीक है ना। और आपको बार बार एग्जाम में पूछता है कि अभिक्रिया के आणविकता और कोटि में अंतर बताइए, कोटि जो आपने पढ़ा है उसमें और अभिक्रिया के वेग में अंतर बताइए, अभिक्रिया का आणविकता में अंतर बताइए। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की कुल अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जैसे समझिए अभिक्रिया का आणविकता शून्य कभी नहीं हो सकती, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, शून्य अथवा भिन्नात्मक नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती इसे याद करेंगे। जैसे समझिए आप ही बताओ, कोई चीज अभिक्रिया करते हैं तो आधा चीज नहीं लेते, पूरा लेते। सीधा कहा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारकों की कुल अणुओं की संख्या, अभिकारकों की कुल अणुओं की संख्या अभिक्रिया का आणविकता कहलाता है। कोई भी अभिक्रिया होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन और आयोडाइड का अभिक्रिया हुआ, हाइड्रोजन और आयोडाइड, हाइड्रोजन और आयोडाइड क्या है, ये हमारे पास अभिकारक है। हाइड्रोजन और आयोडाइड क्या है, अभिकारक है। हाइड्रोजन के दो अणु, तो क्या कुल अणुओं की संख्या दो अणु, और यहाँ पे आयोडाइड का दो अणु, कितने कुल अणुओं की संख्या, चार अणु हुआ, दो अणु दो अणु, चार अणु, तो क्या कुल अणुओं की संख्या अभिक्रिया का आणविकता, तो अभिक्रिया का आणविकता कितना हुआ इस समीकरण के लिए, चार हुआ, क्योंकि दो हाइड्रोजन है दो आयोडाइड है, तो चार हुआ। वही कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उसमें अभिकारक भाग लेता है, कोई भी अभिकारक जो भाग लिया, जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, Na प्लस Cl माइनस, ये बना क्या, तो यह सोडियम क्लोराइड बना, सोडियम क्लोराइड। बताओ इसमें अभिकारक कितने हैं, ये दो अभिकारक है, दो अणु इसमें भाग लिया है, एक तो सोडियम है एक क्लोराइड है, सोडियम के एक अणु, क्लोराइड का एक अणु, तो कुल अणु कितना हुआ, दो। तो अभिक्रिया का आणविकता कितना हुआ इस समीकरण के लिए, दो। तो कोई कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के, इंसान कभी क्या भाग लेने वाला अभिकारक, क्या कहा, भाग लेने वाला अभिकारकों की अणुओं की संख्या, अणु की बात करता है, तो अणुओं की संख्या कितना हुआ, अगर जितना हो जाए सब में अलग अलग होता है, अणुओं की संख्या अभिक्रिया का आणविकता कहलाता है। ये तो समझ में आएगा कि अणुओं की संख्या अभिक्रिया का आणविकता कहलाता है। कोई भी समीकरण ले लोगे, उस समीकरण में जो भी भाग ले रहा है अणु, उसको संख्या का अभिक्रिया का आणविकता कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और, वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता और भिन्नात्मक भी नहीं हो सकता। देखिए शून्य की बात करते हैं, आप ही बताओ, कोई भी अभिक्रिया करोगे, अगर कोई अभिक्रिया कर रहे हैं तो कोई भी अभिक्रिया बना,
तो बिना कुछ अभिकारक भाग लिए हुए क्या है, मैं कुछ भी नहीं है, मान लेते शून्य है, हाइड्रोजन अगर मान ले 0 है, तो प्रतिफल क्या बनेगा भाई, यह अभिक्रिया हुआ ही नहीं। अरे भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए यहाँ पे ना, शून्य कभी हो सकता है। अब कहा जाए कि शून्य आटा, यानी कि 0 ग्राम आटा के सान के रोटी बना दीजिए। भाई 0 ग्राम आटा कहाँ से सानेंगे, आटा तो है ही नहीं, यानी कि शून्य तो कभी हो नहीं सकता। अभिक्रिया के अनभिक्ता जो हुआ, यानी जो अभिकारक होता है, अभिकारक जो होता है, अभिकारक कभी शून्य हो सकता है नहीं, कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन भी लेंगे तो एक हाइड्रोजन होगा, कुछ भी लेंगे एक आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं। और एक साथ में आधा हाइड्रोजन भी नहीं ले सकते। हाइड्रोजन अगर मान दे यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन H/2 ले सकते हैं नहीं, ये सोडियम आधा ले सकते हैं नहीं, सोडियम आधा ले सकते नहीं, लेना पड़ेगा पूरा, कोई भी अणु पूरा लेना पड़ेगा, आधा नहीं लेना पड़ेगा। इसको जरूर ध्यान में रखना है कि ऋणात्मक और शून्य कभी नहीं हो सकता, इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आपसे यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा 5 नंबर और 2 नंबर दोनों में। क्या पूछेगा, सबसे पहले अभिक्रिया का आणविकता और कोटि में अंतर कीजिए। यह आणविकता और यह कोटि दोनों में अंतर बताइए। तो सबसे पहले अभिक्रिया की आणविकता की बात कर ले, तो कोटि की बात कर ले। तो अभिक्रिया का आणविकता क्या है, सबसे पहले तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अणुओं की संख्या अभिक्रिया का आणविकता कहलाता है। सबसे पहला डिफिनीशन आपको लिख दिया गया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला कुल अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाता है, ठीक है। और अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक के घातों का कुल योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ये दोनों डिफिनीशन सबसे पहला पॉइंट में लिख दिया गया है अभिक्रिया के आणविकता और कोटि के लिए। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या, यानी कि जो अभिकारक हुआ उसमें जो भी अणु भाग लेगा उसकी कुल संख्या का अभिक्रिया के आणविकता कहते हैं, ठीक है ना। और किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक के घातों का योग, कुल योग अभिक्रिया के कोटि कहलाता है। दोनों एक एक पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, अभिक्रिया के आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। अभिक्रिया की आणविकता क्या है, वो शून्य नहीं हो सकती, लेकिन अभिक्रिया के कोटि शून्य हो सकती है, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया भी पढ़ना है। तो अभिक्रिया के कोटि क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है, क्योंकि अगर अभिक्रिया कोटि बात करें, अगर हम देखो कोटि बराबर समझा रहे हैं, देखो अगर वेग बराबर मान लेते हैं कि a के पावर 0 b के पावर 0, तो अभिक्रिया कोटि क्या हुआ, 0 + 0 तो 0 आ जाएगा। तो अभिक्रिया के वेग क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है। सॉरी, अभिक्रिया का कोटि जो होता है 0 हो सकता है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अभिक्रिया के आणविकता पूर्णांक के रूप में रहता है, यानी कि भिन्नात्मक नहीं हो सकता। अभिक्रिया जो होता है, अभिक्रिया के आणविकता जो होता है पूर्णांक के रूप में रहता है। पूर्णांक मतलब पूर्ण के रूप में रहता है, भिन्नात्मक नहीं हो सकता, बट्टा में नहीं हो सकता। लेकिन अभिक्रिया के कोटि भिन्नात्मक हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है, भिन्नात्मक। जैसे कि देखिए, यह पूर्णांक एवं भिन्नात्मक दोनों हो सकता है। कैसे, अगर हम मान लेते वेग बराबर मान ले के ए के पावर 1/2 और बी के पावर आपको 3/2 हो जाए, इसको जोड़ सकते थे, कितना आएगा, इसको जोड़ोगे तो आपको आ जाएगा 4/2, 4/2 आ जाएगा ना। हम ऐसा कुछ डालते हैं क्या आपका, हाँ यहाँ पे डाल देते हैं 4, ठीक है। 4 डाल देते कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 आ गया। तो अभिक्रिया का इसको जोड़े तो अभिक्रिया कोटि कितना आ गया, 5/2, यानी कि अभिक्रिया का जो कोटि हो सकता है पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है, दोनों संभव है। तो इसको जरूर ध्यान में रखना। थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर क्या कहता है, अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारकों पर निर्भर नहीं करता। जो अभिक्रिया के जो आणविकता होता है उसके दर को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अभिक्रिया का आणविकता है उसको कारक पर डिपेंड करता है। तो अभिक्रिया की जो कोटि है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि है अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारकों पर निर्भर करता है। फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट क्या है, अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया की क्रिया विधि का वर्णन नहीं करता। यह अभिक्रिया के जो आणविकता है, अभिक्रिया की जो क्रिया विधि होता है उसके वर्णन नहीं करता, लेकिन अभिक्रिया के जो कोटि है उसके क्रिया विधि का वर्णन करता है।
ठीक है। यह 5 पॉइंट आपको यह 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछेगा कि कोटि और अनभिज्ञता में अंतर करे, प्रथम कोटि अभिक्रिया को सिद्ध करे। 2 क्वेश्चन एक साथ लाता है और आपको एग्जाम में बार-बार एग्जाम में पूछता है, इसको आप स्किप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है ना? जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है ना? तो आपको इस चैप्टर का जो भी 11 क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन अगर इसको याद कर लेते हो, इससे ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। और इसका इस चैप्टर का जो भी डेरिवेशन था, यानी कि जो भी आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो होता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ऑलरेडी इस चीज को पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना? उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।